हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एनोड रे का डिस्कवरी, एक्स रे का डिस्कवरी, रदरफोर्ड से एटॉमिक मॉडल, उससे पहले थॉमसन से एटॉमिक मॉडल, इन सब के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए इस लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। यह डिस्कवरी एनोड रे के द्वारा हुआ था, यानी इसी के साथ हम लोग एनोड रे का भी डिस्कवरी पढ़ेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले साइंटिस्ट का नाम गोल्डस्टीन था, यानी वही साइंटिस्ट हैं जो कैथोड रे का डिस्कवरी किए थे। उन्होंने अपने ही एक्सपेरिमेंट के कैथोड रे का जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसके प्लेट्स को थोड़े से मॉडिफाई करके इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। यहाँ उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए परफोरेटेड कैथोड प्लेट का यूज़ किया। परफोरेटेड कैथोड प्लेट कहने का मतलब कैथोड प्लेट जो था उसमें कुछ होल्स बना दिए गए, और होल्स बनाने के बाद प्रीवियस कंडीशन यानी पहले वाले स्थिति के साथ ही, यानी 10,000 वोल्ट और 10⁻⁻⁴ ATM प्रेशर पर जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कैथोड प्लेट से जो रे निकलती हैं वो रे यहाँ पे भी निकल रही थी। उसके साथ साथ जिस स्थान पर कैथोड प्लेट में होल्स बनाए गए थे वहाँ से कैथोड प्लेट से कोई रे नहीं निकल रहा था, बल्कि उसके अपोजिट साइड से रेज निकल रही थी, यानी ये जो है एनोड प्लेट से रे निकल रहा था। इसलिए इस रे को एनोड रे कहा गया। इस प्रकार से गोल्डस्टीन ने एनोड रे को डिस्कवर किया। ये रे कैथोड प्लेट के होल से पास कर रही थी, इसीलिए इसको कैनाल रे भी कहते हैं। तो इसका दो नाम हो गया, एक एनोड रे और दूसरा कैनाल रे। इसका स्टडी भी जे थॉमसन ने किया था। देखें, इस कैथोड प्लेट को छेद वाला बना दिया गया, होल्स बना दिए गए, और वोल्टेज बैटरी का 10,000 वोल्ट रखा गया और प्रेशर -10⁻⁻⁴ ATM रखा गया। तो लिखा गया कि कैथोड प्लेट से तो रे निकलती है, साथ ही साथ एनोड प्लेट से भी रे निकलती है। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टी का स्टडी, जैसा कि पहले बताए कि इसका प्रॉपर्टी का स्टडी जे थॉमसन ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा पता लगाया, जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ बताया भी गया है। थॉमसन ने इन रेज को, जब एनोड रे को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाया गया तो एनोड रे जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। इससे यह पता लगता है कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह नेगेटिव प्लेट की तरफ यह डेविएट होती हैं, और नेगेटिव के तरफ पॉजिटिव ही डेविएट होता है, क्योंकि अपोजिट पोल्स के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। यही कारण है कि जे थॉमसन ने इन रेज को पॉजिटिव रे कहा, क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसमें कुछ वेट होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, तो उसके लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए। लाइट वेट पैडल भी रखा गया, और उस पैडल से को ये मैकेनिकल मोशन देता था, सो कहा गया कि ये इसके पास वेट भी होता है। अब आज का नाम प्रोटॉन, जो जानते हैं एनोड का जो पार्टिकल है वह प्रोटॉन होता है, यह नाम रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था। अब ये जानते हैं कि इस रे को और इस पार्टिकल को डिस्कवर किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया। कैसे डिस्कवर हुआ, किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये डिस्कवर किया गया? तो एनोड रे के द्वारा डिस्कवर किया गया। इसका नया नाम जो प्रोटॉन है, मतलब एनोड के पार्टिकल्स का नाम प्रोटॉन जो रखा गया वह रदरफोर्ड के द्वारा रखा गया।
अब इस पे चार्ज का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड इस पे वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम का होता है। अब यह जो है एब्सोल्यूट चार्ज है, रिलेटिव चार्ज +1 का होता है। प्रोटॉन का मास जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। रिलेटिव मास 1 के बराबर माना जाता है। इस प्रकार से ये सारे प्रॉपर्टी प्रोटॉन्स के हैं। अब डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। एक्सरे को डिस्कवर किया गया विलियम कोनार्ड रोंटगेन के द्वारा। विलियम कोनार्ड रोंटगेन जो कैथोड रे के बारे में ही स्टडी कर रहे थे, और कैथोड रे के स्टडी के दौरान ही उनको एक नया प्रकार का, एक नया टाइप का रे मिला जिसको उन्होंने एक्स रे कहा, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ जानता नहीं था। तो जैसे मैथमेटिकल टर्म में एक्स माना जाता है, उसी प्रकार से रोंटगेन ने इसका नाम एक्स रे रख दिया। इसका खोज ग्लास से टकराने के बाद, जब कैथोड रे ग्लास से टकराता है और टकरा करके रिफ्लेक्ट होता है, तो हमारा एक्सरे प्राप्त होता है। यानी रोंटगेन साहब ने इसके पाथ में, कैथोड रे के पाथ में एक ग्लास का प्लेट रखा, जिससे टकराने के बाद कैथोड रे बदल जाती है एक्स रे में। इस प्रकार से इसका खोज हुआ। यहाँ देखेंगे कैथोड रे ट्यूब है, उसमें जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स लगाए गए, और पहले वाले कंडीशन के अनुसार ही इसमें कैथोड और एनोड बनाया गया। और जब ये कैथोड रे इस सीट से, ग्लास सीट से टकराती है, तो ये क्या हो जाती है, एक्सरे में बदल जाती है। इस प्रकार से एक्सरे का खोज हुआ, अचानक ही खोज हुआ इसका। अब थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल एक्चुअली क्या है कि एटम के अंदर पाया जाने वाला दो पार्टिकल मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रोटॉन, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब एटम भी न्यूट्रल होता है, तो लोगों ने, साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई ये पार्टिकल आखिर रहते कैसे होंगे, यही दो पार्टिकल होते होंगे, क्योंकि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल होने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव की ज़रूरत होती है, और ये दोनों पार्टिकल मिल गया। तो एक मॉडल के बारे में थॉमसन साहब ने बताया। इस मॉडल को हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इस मॉडल में एटम को तरबूज के तरह बताया गया। कहा गया कि एटम तरबूज के तरह गोल होते हैं, और उसके बीज के तरह, जैसे बीज उसमें पाया जाता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन होता है, और जो उसका गुदा होता है उस प्रकार से एटम का प्रोटॉन होता है। मतलब गुदे पूरे तरबूज में फैला होता है, तो उसी प्रकार से प्रोटॉन पूरे एटम में फैला होता है। और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होता है, हर प्रोटॉन के साथ जुड़ा होता है, ताकि एटम न्यूट्रल हो जाए। इसीलिए इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। प्लम पुडिंग कहने का मतलब वैसा फल, गुद्देदार फल को हम लोग क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग कहते हैं। अब यह मॉडल है, वह मॉडल हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उसी समय रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको गोल्डलीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और गोल्डलीफ एक्सपेरिमेंट में यह कहा गया कि जब सोने के पतले पत्थर से अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया जाता है, अल्फा पार्टिकल से पास करवाया जाता है, तो अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से मुड़ जाती है। अगर थॉमसन के अनुसार एटम तरबूज की तरह होता, तो या तो सारे अल्फा पार्टिकल पास कर जाने चाहिए थे, या सारे मुड़ जाने चाहिए थे।
लेकिन ऐसा वहाँ नहीं देखा गया। इसीलिए इस मॉडल को हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे अगर अल्फा रे भी इक्वली बिहेवियर शो करना चाहिए, लेकिन कुछ अल्फा रे सीधे पास करती हैं, कुछ अल्फा रे मुड़ती हैं और कुछ अल्फा रे वापस भी आ जाती हैं। यह शो करता है कि यह अल्फा रे के स्कैटरिंग का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है। इसीलिए थॉमसन का यह मॉडल छोड़ दिया गया। अब आते हैं रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पतले से गोल्ड लीफ को लिया और उस गोल्ड लीफ पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया। याद होगा कि पहले ही हम बता चुके हैं कि अल्फा, बीटा और गामा के बारे में रदरफोर्ड ने ही बताया था, जो हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा डिस्कवर किया गया था रेडियो एक्टिविटी के बारे में। और उससे निकलने वाली रे को, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली रे को बैक्वेरेल रे कहते हैं। और इस बैक्वेरेल रे को रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि यह 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो सबसे हैवी पार्टिकल अल्फा पार्टिकल होता है। इसका मास 4 यूनिट होता है और चार्ज 2 यूनिट होता है, पॉजिटिव होता है। तो रदरफोर्ड ने इसी अल्फा पार्टिकल को गोल्ड लीफ पर बम्बार्ड करवाया। एक और बात कि इन्होंने गोल्ड लीफ ही क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड लीफ को पतला से पतला पत्थर बनाया जा सकता है, और इन्होंने गोल्ड लीफ का 0.04 mm का पत्थर लिया और इस पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया। और उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स बिना कोई डेविएशन के सीधे निकल जाती है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। और ये मैक्सिमम डे ऐसा हो रहा था, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल के साथ ऐसा बिहेवियर देखा जा रहा था। उसमें से कुछ जो है अल्फा पार्टिकल्स वो अपने पाथ से मुड़ रही थी, लेकिन यह जो मुड़ाव था, यह जो डेविएशन था, वह बहुत ही छोटे एंगल के साथ, यानी 90 डिग्री से कम एंगल के साथ यह डेविएट कर रही थी। मतलब रास्ते से वो अपने मुड़ जा रही थी। तीसरा जो है, उसमें से कुछ ऐसे भी पार्टिकल मिले जो लार्ज एंगल से मुड़ रही थी। लार्ज एंगल कहने का मतलब कि वहाँ पे डेविएशन जो है 90 डिग्री से ज़्यादा था। पिछला वाला जो डेविएशन था वो 90 डिग्री से कम था, अब जो है उनका डेविएशन 90 डिग्री से ज़्यादा था। मतलब लगभग पीछे की तरफ बैक हो रही थी। और बहुत कम, लगभग 1 लाख में कुछ एक पार्टिकल ऐसी थी जो अपने ही पाथ में वापस आ जा रही थी। मतलब यहाँ का डेविएशन 180 डिग्री का था। मतलब जैसे ही गई पार्टिकल्स एटम्स के अंदर और फिर वापस रिटर्न बैक हो गई। तो ये सब चीज़ें देखी गई रदरफोर्ड के द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट में। अब देखेंगे यहाँ पे ये आपका स्मॉल डेविएशन, लार्ज डेविएशन और स्ट्रेट ट्रेवल। फिर क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स अपने रास्ते से गई और फिर वापस हो गई। तो इस प्रकार से ये दिखाई देता है। और इसी के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कुछ कंक्लूजन्स को लिखे। उन्होंने बताया कि आखिर एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इनके कंक्लूजन में अब कहा गया, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में जो भी ऑब्जर्वेशंस हुए, जो भी डाटा मिला, उसके बेसिस पर रदरफोर्ड ने कहा कि एटम्स का अधिकांश पार्ट क्या होता है, अधिकांश भाग खाली होता है, और उस खाली भाग में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के पास हो रही थी। इसका मतलब जहां जहां से अल्फा पार्टिकल्स बिना डेविएशन के पास हो रही थी, वह सब भाग क्या था, खाली था। और उस खाली भाग में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्योंकि एटम्स का खाली भाग होगा, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ नहीं पाया जाए ऐसा नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का पार्टिकल होता है, तो कहा गया कि वो खाली भाग जो है इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, वहाँ पे
हल्का वाला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब जो अल्फा पार्टिकल था वो बहुत फास्ट था, बहुत तेज गति से चल रहा था, फास्ट मूविंग था। दूसरा कि अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा था। और तीसरा, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और वो पार्टिकल अपने पाथ से 180 डिग्री तक मुड़ जा रहा था। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टकराता है तो अगर हाई स्पीड से टकराता है तो सामने वाले का जो एटम है, मतलब गोल्ड लीफ है, तो हाई स्पीड और हैवी पार्टिकल के जाने के कारण क्या हो जाना चाहिए था, सीधे पास कर जाना चाहिए। लेकिन अल्फा पार्टिकल भी अपने पाथ से 180 डिग्री एंगल तक मुड़ रहा था। इसका मतलब कि सामने आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो उससे भी हैवी है और वह बीच में पाया जाता है, कोर में पाया जाता है, और उसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस रखा। और यह भी कहा कि न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। एटम्स और एटम का न्यूक्लियस दोनों स्फेरिकल होता है और एटम का डायमीटर 10⁻⁻10 मीटर का प्रोडक्ट होता है। मतलब इसी तरीके से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। और वहीं न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। अब आते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट में जो भी कंक्लूजन निकाला उसमें कुछ कमी भी था। उस कमी को हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहला कमी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी चार्ज के चारों तरफ, मतलब सेंटर न्यूक्लियस जो है वह भी पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ घूमता है, तो कंटिन्यूअसली अपना एनर्जी लूज करता है। और लूज करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वह न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, यानी उसका जो रेडियस है वो घटता जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो एटम नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया कि रदरफोर्ड के अनुसार एटम में जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उनका पाथ स्पाइरल होता है। स्पाइरल होने के कारण वह कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट करेगा। अगर ऐसा करता है तो बोर्ड ने एक कैलकुलेशन किया और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻⁻7 सेकेंड में ही न्यूक्लियस से टकरा जाएंगे और एटम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इस बात का प्रूफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से भी मिलता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइंस मिलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते हैं। अब डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम के मिलते हैं तो यह जो है लाइंस डिसकंटिन्यूअस वे में एनर्जी के इमिट के कारण ही मिल सकता है। सो यहाँ पे यह भी प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअस एनर्जी इमिट नहीं करता है, डिसकंटिन्यूअस वे में एनर्जी को इमिट करता है। इसलिए यह मॉडल जो है वह गलत साबित हुआ। अब इसके बाद ये फिगर हमारा ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का पाथ स्पाइरल है। अब हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पर ही बेस्ड है। रदरफोर्ड ने गोल्ड लीफ पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो जेम्स चैडविक ने डिफरेंट एलिमेंट पर अल्फा रे का इफेक्ट स्टडी किया। उसी दौरान उन्होंने जितने भी मेटल थे जिनका मास कम होता था, लगातार सभी मेटल पर इन्होंने अल्फा का बम्बार्डमेंट करवाया। इसी दौरान इन्होंने देखा कि जब बेरिलियम पर अल्फा का बम्बार्डमेंट कराया जाता है तो एक नए प्रकार के एटम का फॉर्मेशन होता है। वह एटम कार्बन था
और कार्बन के साथ एक नया तरह का पार्टिकल भी मिल रहा था और वह पार्टिकल बिना चार्ज वाला था, कोई इस पर चार्ज नहीं पाया जाता। सो उस पार्टिकल को जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम दिया। यह एक्सपेरिमेंट 1931 में किया गया था, जो एनोड रे के एक्सपेरिमेंट के 20 साल के लगभग बाद किया गया। ये जो है हमारा बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया गया और इससे एक नए तरह का पार्टिकल मिला। अब इस नए पार्टिकल को न्यूट्रॉन कहा गया। यह न्यूट्रॉन जो है उसको डिस्कवर किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया। इसका मास तो 1 के बराबर होता है और एब्सोल्यूट मास 1.6 × 10⁻27 kg होता है और इसका चार्ज 0 होता है। इस प्रकार से यह भी पार्टिकल डिस्कवर हो गया। अब इन पार्टिकल्स के डिस्कवरी के बाद इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। एक और खास बात कि इनके साथ और भी कई पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुआ। लगभग 37 तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं एटम के अंदर। अब जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ये कंसेप्ट हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं मेटल के अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर पाए जाते हैं। वैसे सारे एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन मेटल के इलेक्ट्रॉन के बारे में खास बात यह है कि मेटल का इलेक्ट्रॉन के साथ कंसेप्ट ये आता है कि मेटल का इलेक्ट्रॉन जंप करता रहता है और मेटल का इलेक्ट्रॉन सरफेस के मेटल के सरफेस का इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके बाहर निकल जाता है, और जैसे ही बाहर निकलता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण मेटल के सरफेस में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है वो फिर से इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाता है वापस मेटल के सरफेस पर, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, खींच लिया जाता है, बाहर निकलता है और खींच लिया जाता है। अब इसी के कारण हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे मेटल का सरफेस है तो मेटल के सरफेस का इलेक्ट्रॉन जंप किया और वापस आ गया। अगर उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दी जाए कि वो फिर वापस ना आए, जो सरफेस है उसका चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन को वापस खींच ना पाए, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो यही होता रहता है मेटल के साथ, और इस इलेक्ट्रॉन को जो ऐसा करता रहता है वो इलेक्ट्रॉन मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। वह कहीं पे भी ट्रांसफर किया जा सकता है, और यही कारण है कि मेटल जो है वह कोवैलेंट बॉन्ड न बनाकर आयनिक बॉन्ड बनाने का काम करता है, क्योंकि उसका फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है और वह कोई दूसरा एटम उसको ले सकता है। तो यही प्रोसेस चलता रहेगा और इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर आएगा, फिर वापस खींच लिया जाएगा, यानी पुल पुश होता रहेगा। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पर अब एक और बात पढ़ेंगे, वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? तो वर्क फंक्शन होता है कि एनर्जी का वह अमाउंट, जो मिनिमम अमाउंट, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस को छोड़ने के लिए, मेटल के सरफेस को छोड़ने के लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। मतलब उतनी एनर्जी दी जाएगी तभी वह इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली उस सरफेस को छोड़ करके चला जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। मतलब यह मेटल का एनर्जी होगा, जो इलेक्ट्रॉन पुल हो रहा था, पुश हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे थे फिर वापस आ जा रहे थे, तो एनर्जी देने की बात आती है। तो एनर्जी इतनी दी जाए कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर जाए तो फिर वापस ना आए, इसी एनर्जी के अमाउंट को हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको कहते हैं? तो ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वह
आए, कोई फोटोन आए, इलेक्ट्रॉन आए, फोटो इलेक्ट्रॉन आए, और वो क्या करे, वह किसी मेटल के सरफेस पे टकराए, और टकराने के बाद मेटल का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, इजेक्ट हो जाए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो निश्चित है कि जो बाहर से पार्टिकल आ रहा है, वो पार्टिकल, लाइट का पार्टिकल, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, जो फोटोन है, वह फोटोन, उस फोटोन के पास कुछ एनर्जी है, और वो एनर्जी उतनी ही है जितना वर्क फंक्शन के बराबर है, और उतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, सरफेस से बाहर, मेटल के सरफेस से बाहर इजेक्ट हो जाता है, निकल जाता है। और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद अब आता है एक और टर्म हमारा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी, अब कोई फोटो इलेक्ट्रॉन आया, वह मेटल के सरफेस से टकराया, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वह बाहर निकल गया। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो वो एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, और जो एनर्जी को मेटल के सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। और जितनी एनर्जी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू होता है। तो अब निश्चित है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी का, वह एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब वो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी जो एब्जॉर्ब किया गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन के निकलने के समय जो फोटोन का एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो फोटोन किसी खास फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको F0 या μ0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे हमारा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो h μ0 हो जाएगा। W जो है हमारा वर्क फंक्शन है, और h प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और μ0 क्या है, तो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब हम लोग पढ़ते हैं मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब मैक्स प्लैंक ने क्या कहा, तो मैक्स प्लैंक साहब ने ब्लैक बॉडी का स्टडी किया था। ब्लैक बॉडी, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करता है यानी हीट वो अपने अंदर लेता है। और हीट लेने के बाद जब उसको हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, मतलब अब गर्म करना बंद कर दिए, अब नॉर्मल टेम्परेचर पर वो आएगा, तो क्या करेगा, वो हीट को इमिट करेगा, वो हीट को निकालेगा, तभी ठंडा होगा। तो हीट जो इमिट करेगा, हीट जो निकालेगा, वह रेडिएशन के फॉर्म में निकालेगा। वो जो हीट निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगा। और ये जो रेडिएशन है, वह रेडिएशन लगातार इमिट नहीं होगा। एक और खास बात उन्होंने बताया कि ये इमिशन जो होगा, एमिशन ऑफ रेडिएशन जो होगा, वो कंटिन्यूअस वे में नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस वे में होगा, यानी छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होगा। और इस छोटे से पैकेट को, जो एनर्जी का जो छोटा पैकेट है, उसको क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। यानी एनर्जी जो है डिसकंटिन्यूअस वे में इमिट होगा, और जो एनर्जी इमिट होगा उसको छोटे छोटे पैकेट के रूप में इमिट करेगा, और उस छोटे से पैकेट को क्या कहेंगे, क्वांटा या क्वांटम कहेंगे। ये सिंगुलर और प्लूरल है, क्वांटा क्वांटम, ठीक है। तो ये जो है हमारा एनर्जी इमिट होगा। एक और खास बात उन्होंने बताया कि ये क्वांटा का एनर्जी कितना होगा, क्वांटा का एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करेंगे। अब रेडिएशन निकल रहा है, तो निश्चित है कि उसका कुछ खास फ्रीक्वेंसी होगा, कि रेडिएशन का तो फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन क्या होगा, रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी खास होगा, और फ्रीक्वेंसी जो होगा उसी के प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी, इसका क्वांटा का, यानी एनर्जी ऑफ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू एच न्यू होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, और E इज इक्वल टू एच न्यू होगा। जहाँ पे E जो है क्वांटा का एनर्जी है, और H प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू पीछे भी बता चुके हैं, और न्यू जो है हमारा
फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन है। इस प्रकार से हम लोग एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं प्लैंक्स के थ्योरी के बेसिस पर। यहाँ पे देखें, ये जो है हमारा फोटोन आया, फोटोन मेटल में सरफेस पे टकराया और टकराने के बाद जो है उसका इलेक्ट्रॉन जो है इमिट हुआ, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वर्क फंक्शन जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया गया सरफेस के द्वारा उसको वर्क फंक्शन कहेंगे। और जो फोटोन का एनर्जी है उसको हम लोग ई कहेंगे, एच न्यू कहेंगे। तो इसीलिए एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला तो उसका वेलोसिटी होगा और उसको काइनेटिक एनर्जी के द्वारा हम लोग उसके एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एच न्यू इज इक्वल टू के ई प्लस डब्ल्यू। और एच न्यू के लिए, एच न्यू नॉट के लिए, मतलब कि डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट। तो एच न्यू नॉट यानी वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू यानी फोटोन का एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। यही एनर्जी क्या करेगा, मेटल सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा और इसके फ्रीक्वेंसी को, जितना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा उसको हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट, न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू। ये फ्रीक्वेंसी हमारा फोटोन का हुआ और न्यू नॉट जो है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगा।